फ्रेंड्स, मैं नम्रता मिश्रा भूमिका ट्रस्ट के इस नए यूथ टॉक शो में आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। This new talk show has a specific theme, which is mainly feminism. Feminism, what is it? अगर हम एक सिंपल टर्म्स की बात करें तो फेमिनिज्म इज अ बिलीफ इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस। और अगर हम थोड़ा ज़्यादा थियोरेटिकली चाहें तो in other words, feminism is an interdisciplinary approach to issues of equality and equity based on gender, gender expression, gender identity, sex, and sexuality as individual through theories, or what one should say, feminist theories. So let's see what is the origin of feminism, how it उसका origin कहाँ से हुआ. Let's see. So mainly feminism was first used by a French philosopher named as Charles Fourier. He mainly borrowed a Latin word and combined it with an English element. So उन्होंने जो लैटिन से एक वर्ड बोरो किया वो था फेमिना, जिसका मेनली एक मतलब होता है वुमेन और फीमेल, और उन्होंने इंग्लिश एलिमेंट जिसको हम प्रीफिक्स भी कहते हैं इज्म के साथ कंबाइन किया और एक नया वर्ड डिराइव किया जो था फेमिनिज्म, और उन्होंने फर्स्ट इस वर्ड को यूज किया इन 1837. देन in late 19th century, feminist and feminism word दोनों फ्रांस, नेदरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन में इस वर्ड्स का अपीयरेंस आया या इन वर्ड को हमने यूज़ होते हुए देखा. एंड इन अर्लियर 20th सेंचुरी इस वर्ड का, इन दोनों वर्ड्स का इन्फ्लुएंस यूनाइटेड स्टेट में भी देखा जाता है. So, इस बेस पे let's see what Oxford Dictionary says. According to Oxford Dictionary, we have seen, or you must be seeing on the screen, that according to Oxford Dictionary, in 1852, it was the first appearance of the word feminist, and 1895 was the first appearance for word feminism. In that way, Oxford Dictionary also defined feminism as advocacy of equality of sexes and the establishment of political, social and economic rights for female sexes. यानी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली फीमेल सेक्स के लिए हमें इक्वल राइट्स देने के लिए ये टर्म डिराइव किया गया. सो लेट्स सी व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म. मेनली हुआ ये, जब फेमिनिज्म सबसे पहले ही डिराइव हुआ था, या फेमिनिज्म वर्ड एग्जिस्टेंस में आया, इस वर्ड के एग्जिस्टेंस में आने से बहुत साल पहले ही हमने कई फेमिनिस्ट और उन लोगों जिनको आज हम फेमिनिस्ट कहते हैं, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने काम किया फॉर वुमेन्स इक्वल राइट, जिन्होंने आवाज़ उठाई थी. ये एक ऐसा एरा था जिसको हम पोस्ट फेमिनिज्म, और मेनली उसे उस टाइम पे प्रोटो फेमिनिस्ट और जो लोग उन लोगों के लिए आवाज़ उठाते थे उन्हें आजकल के मॉडर्न स्कॉलर्स ने एज अ पोस्ट फेमिनिस्ट कहा है और प्रोटो फेमिनिस्ट भी कहते हैं. जिस टाइम पे इन पोस्ट फेमिनिस्ट और प्रोटो फेमिनिस्ट काम करते थे, दैट टाइम वाज मेनली नोन एज पोस्ट फेमिनिज्म और प्रोटो फेमिनिज्म. दिस वाज मेनली द एरा जहाँ पर मॉडर्न फेमिनिज्म का कोई भी वहाँ पर एग्जिस्टेंस नहीं था. नॉर्मल कॉन्सेप्ट थे जहाँ पर मेनली फीमेल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती थी, दे वर द इंफीरियर क्लास. मेनली हमें एक एलन हॉफमैन, he was one of philosophers and as well as translator. उन्होंने Plato, he's a very great philosopher of ancient era in western side of the world. उनकी एक बुक थी रिपब्लिक.
उन्होंने उसकी एक उस रिपब्लिक बुक में काफ़ी चीज़ें ट्रांसलेट करके वहाँ पर उन्होंने एक जगह स्टेट किया था कि अकॉर्डिंग टू प्लूटो's आइडियल वर्ल्ड वुमेन शुड गेट equal rights, equal education in, and they should have been every right to just stand and work along men. ऐसा उनका एक आइडियल स्टेट उन्होंने फॉर्म किया था, irrespective of their physical strength or anything. ये उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ये मेंशन किया था, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पर हमारे पोस्ट फेमिनिस्ट हैं प्लूटो। बहुत पहले उन्होंने उनकी ये बुक थी जिसमें द रिपब्लिक्स में उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेनेसां mainly women were allowed to literate themselves, that only for mainly as a gender role. यहाँ पर क्या हुआ था mainly एक incident आया था, it was in Renaissance the aristocratic class was not very tough to literate. They studied, they've been educated, as we have seen the Queen Elizabeth. She herself was very much educated and she run a whole kingdom. But after that, when we see a lower class level people, females were being literate, but they were not being literated for gaining enlightenment or gain some knowledge. There was an incident about a woman during the Renaissance period. She learned to read and write, but mainly she described herself it as a need for completing her gender role, that for that she could directly communicate with her husband when he was gone for a war or something, or somewhere where they through letters. So for that she been literate she has been literated after her age of 30, but it was mainly for her gender role. फिर afterwards the age of enlightenment, mainly the age of enlightenment time, ये इसको स्पेसिफिकली आप अगर डिस्क्राइब करें तो ये एरा था जहाँ पर सेकुलर इंटेलेक्चुअल रीजनिंग का ग्रोथ हुआ। ये वाला इस टाइम पे अलग अलग फिलोसफर्स आए, उन्होंने अलग अलग चीज़ों पे आवाज़ उठाई जो जिनमें मेनली वुमेन्स राइट भी थी। इन कई सारे फिलोसफर्स में फ्यू ऑफ आर फेमस नेम एज जेरेमी बेनेथम, मार्कस डी कॉन्सेराटे और निकोलस डी कॉन्डेरेकेट। or you may also have heard about Mary Wollstonecraft. Most of the if you are a literature student or political science student or someone who has interest in feminism or feminist theory, they have mainly heard, they have many very much possibility उन्होंने मैरी वुल्फस्टोनक्राफ्ट के बारे में सुना होगा, जिनके बारे में आगे मैं डिस्क्राइब करूँगी। अभी मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे बेनेथम जो थे, आई मीन जेरेमी बेनेथम, वो एक फिलोसोफर थे जिन्होंने मेनली गवर्नमेंट के अंदर वुमेन्स की इक्वल राइट्स ऑफ वोट की बात करी, और मेन और वुमेन के बीच में जो मॉरल इंडिफरेंस है उसके बारे में उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई और बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ों के बारे में जानकारी दी थी। और जो निकोलस डी कॉरेट थे, ही वॉज अ मैथमेटिशियन, और आप ऐसा भी कह सकते हो ही वॉज लीडिंग फ्रेंच रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन, एंड मेनली ही ऑल्सो डिफेंडेड ह्यूमन राइट्स, जिसमें इन्होंने फीमेल्स के ऊपर भी बात करी, एंड द अदर क्लासेस ऑफ लाइक ट्रांसजेंडर, उन सब के बारे में बात करी, बिकॉज एंड स्लेवरी सिस्टम, उन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बात करी थी। In her picture you can see she says this is Mary Wollstonecraft. I have told you earlier, मैं इनके बारे में आपको आगे डिस्कस करूँगी, and this is Christina D. Peizena.
She was mainly first woman who wrote about females, and she also worked in the court as an author and a poet. French court, especially in the period of King Charles VI. So here is something about Mary Wollstonecraft. Um, she was mainly first. She was mainly categorized as first feminist philosopher. She has talked about feminism in one of her books, which was published in 1792, known as Vindication of Rights of Women. This is mainly first woman who wrote a particular text on the rights of women. And not only women, actually she wrote about every prospective way how to bring equality among both the genders, how to contribute, how both the genders should contribute to bring equality among themselves, not only for women as well as men. So now we will come to know कि mainly feminism, western history में feminism का how it grew in the western history, how modern western feminist theory grew. मेनली हुआ ये कि जो फेमिनिज्म का पहले तो आया पोस्ट फेमिनिज्म में वहाँ पर आपने मैरी वुllstonecraft क्राफ्ट को देखा है, नहीं फर्स्ट हाँ मैरी वुllstonecraft क्राफ्ट को देखा है आपने, आपका ये क्रिस्टिना दी प्लेजा को देखा है आपने, जेरेमी बेनेथन को देखा है, इन सबको आप लोगों ने देखा। और मेनली इन लोगों ने, जब फेमिनिज्म का मतलब भी नहीं किसी को पता था, इन लोगों ने इक्वालिटी ऑफ वुमेन्स के लिए आवाज उठाई थी। आफ्टर दैट इन द स्टार्टिंग ऑफ द 19th century and early 20th century, which was also considered in the western part of the world as first wave of feminism, यहाँ पर लीगल इनक्वालिटीज को पर्टिकुलरली एड्रेस किया गया, जहाँ पर ये भी वुमेन्स की जो सफरेज थी उन इश्यूज को एड्रेस किया गया कि हाउ दे आर डिग्रेडेड और कंसिडर इन्फीरियर, और उस हिसाब से उनको कैसे उनके साथ बिहेवियर होता है। सेकेंड वेव आई जो फेमिनिज्म में इन द वेस्टर्न फेमिनिस्ट history was in the year of 1960s to 1980s. इसमें जो फर्स्ट वेव थे उनके नॉर्म्स को ब्रॉडन किया गया। जो वहाँ पर पहले इनक्वालिटीज़ की बात करी गई, अब वो डिबेट इनक्वालिटीज़ की उन डिबेट्स में कल्चरल इनक्वालिटीज़ को भी ऐड किया गया, जेंडर नॉर्म्स, और जिस हिसाब से वुमेन का सोसाइटी रोल देखती है एज अ ओनली समवन हु हेल्प्स और हेयर टू रिप्रोड्यूस, उससे हटकर उन्हें एक ब्रॉडन स्टेज दिया गया जहाँ पर वो अपने आप को रिप्रेजेंट करें, या फिर उनके लिए एक ब्रॉडन स्टेट बनाने की शुरुआत की गई इन द सेकेंड वेव। इन द थर्ड वेव्स मेनली derives the strain of feminist activity। यहाँ पर क्या होता था कि जो थर्ड वेव थी वो 1990s में शुरू हुई टिल 2000s, वो अभी भी चलती है, जिसमें सेकेंड वेव्स में काफ़ी चीज़ें फेल हुई, वो चीज़ें काफ़ी चीज़ें छूट गई, जिनके ऊपर सवाल उठे, जो रोल्स ऑफ वुमेन्स थे सोसाइटी के, जो जेंडर नॉर्म्स थे, जो इन कुछ टॉपिक्स पे सवाल उठे, थर्ड वेव ने उन सबको एक बैक सपोर्ट दिया। So this was mainly a brief introduction and brief आपको एक मैंने brief टाइम पीरियड और टाइम लाइन के बीच में बताया कि वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री में फेमिनिज्म कैसे बढ़ा, फेमिनिज्म क्या था। नाउ लेट्स सी व्हाट इज फेमिनिज्म इन इंडिया, क्योंकि वी आर मेनली टॉकिंग विद इंडियन पीपल। लेट्स सी फेमिनिज्म इंडिया में क्या समझा गया है। So in India, mainly feminism is set of feminism in India is a set of movement aimed at defining, establishing, and defending equal political, economical, and social rights and opportunity for women in India। जो इंडियन वुमेन्स की हैं
उनका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल राइट समथिंग वेरी सिमिलर टू वेस्टर्न। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है इंडियन और वेस्टर्न में। मेनली इंडियन और वेस्टर्न उसमें डिफरेंस आया हमारे कल्चरल नॉर्म्स की वजह से। यहाँ पर कोई खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हर जगह वुमेन्स वर कंसिडर एज inferior part of the society. They were not someone who very strong or someone who should be leading the world. So they were inferior to men in every way. सो यहाँ पर इंडिया में देखते हैं कि वुमेन्स राइट को कैसे परस्यू किया गया है, हम आगे चल के देखेंगे किस हिसाब से इंडियन फेमिनिस्ट ने जस्ट सिमिलर टू वेस्टर्न फेमिनिस्ट जेंडर इक्वालिटी, इक्वल वेजेस फॉर वुमेन्स लेबर और वुमेन वर्कर्स, इक्वल राइट टू एक्सेस ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन एंड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए कैसे फाइट करी। तो यहाँ पर हम, लेकिन इन सब के साथ इंडियन फेमिनिस्ट की एक खासियत थी, उन्होंने कल्चरल स्पेसिफिक इश्यूज जो इंडिया की सोसाइटी में हैं कई सालों से, उन इश्यूज को उन्होंने विड्रॉ किया, उन इश्यूज को के ऊपर वुमेन्स को एजुकेट करके और इन इश्यूज को काफ़ी हद तक रिजॉल्व किया है। जिस इशू में वुमेन्स फ्री मैरिज है, सती है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉज, दिस इज समथिंग विच still being practiced a lot. The inheritance of law, ये women को नहीं consider किया जाता as someone who can inherit in your property or something, who get a part in your property of your parents. ये नहीं consider किया जाता। According to our constitution we have an equal right, but in reality it is not very good scenario for us if you mainly see for it. सो एज वी हैव सीन, हमारे जो इंग्लिश या वेस्टर्न हम कहें, वेस्टर्न फिलोसोफर्स का एक टाइम पीरियड है। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक सिंपल पॉइंट वाइज एक इंडियन टाइम पीरियड भी बनाया है जिसमें इंडियन फेमिनिस्ट ने कैसे काम किया है। यू कैन सी मेनली ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला फेज है जो मिड 19th सेंचुरी था, उस बीच में अराउंड यू कैन कंसिडर बिफोर around the time of 19th century, जो जहाँ पर there were kings and all that, there were not the presence of East India Company, वहाँ पर उनका कोई उतना प्रेजेंस नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उन्होंने आना, उन्होंने अपना दैट दे एग्जिस्ट, उन्होंने अपना एग्जिस्टेंस बता दिया था। ये एक वो टाइम था जहाँ पर फर्स्ट फेज शुरू हुआ। यहाँ पर अलग अलग हमारे जितने भी फेमिनिस्ट थे उन्होंने रिफॉर्म्स के लिए, वुमेन्स के एजुकेशन के लिए, इंडियन कल्चर्स पे काफ़ी ज़्यादा फाइट की। यहाँ पर उन्होंने रिफॉर्म्स के लिए अलग अलग जो वेरियस इश्यूज थे जो वुमेन को दे वर डिसेबलिंग द वुमेन्स फॉर कमिंग अप राइट, जो रोकती थी वुमेन्स को, उन हिस्सों पे ध्यान दिया जिसमें अब मेनली यू कैन सी राजा राम मोहन रॉय, ही demolished sati, which was not something when a woman just gave her life for a husband. It was literally a female murder after the death of her husband, which was considered very very religious, but for logically and all that, it wasn't present in any of our Vedas or any of our cultural books, or very illogical, जिसको राजा राम मोहन रॉय ने पॉइंट आउट करके, उन्होंने आर्ग्यू करके हमारे शास्त्रों से इसको कनेक्ट करके ये बताया कि ये कितनी गलत चीज़ है। ही ऑल्सो आर्ग्यूड अबाउट पॉलीगैमी एज वेल एज प्रॉपर्टी राइट्स फॉर वुमेन। इसके बाद वी हैव, अगर आप को ध्यान हो या ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने इंडिया हिंदू रीमैरिज फॉर हिंदू विडोज और few he also established few schools for girls in Calcutta. उन्होंने इन सब चीज़ों में रीमैरिज फॉर हिंदू वुमेन्स के लिए उन्होंने हेल्प करी। वहाँ पर इन सब चीज़ों को डिस्कस कराया गया उस टाइम पे। केशव चंद्र सेन और इन्होंने मेनली नेटिवली मैरिज एक्ट पास करवाया इन 1872, जहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ की चाइल्ड मैरिज के ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाया। ही फॉरबिडेड polygamy and encouraged widow remarriage. He also encouraged intercaste marriages and he also helped through that.
Ishwar Chandra Vidya Sagar was very critical of the system of early marriage and support literacy for women. He was also one of the feminists of those time in just consider the time in early 19th century. ये कुछ मेल्स हैं जिन्होंने उस टाइम आवाज उठाई जिसकी आज ये प्रेजेंट सिचुएशन है. वी आर फ्री फ्रॉम सती, चाइल्ड मैरिज और अ विडो कैन री मैरिज. उनकी ये उस टाइम के ये पॉइंट आउट्स हैं. दे वर द मेल्स हु पॉइंटेड आउट दीज थिंग्स. सो इसके बाद हमारा आता है सेकेंड फेज जो मेनली शुरू होता है अर्ली 20th सेंचुरी में, जब इंडिपेंडेंस के लिए फाइट शुरू हुई. दैट वाज अराउंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ये एक ऐसा फेज था अराउंड फर्स्ट वर्ल्ड, एक ऐसा फेज था जिसने वुमेन्स का बहुत ज़्यादा वुमेन्स के एम्पावर होने का, वुमेन्स के इंडिपेंडेंट होने का एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखा है. यहाँ पर इंडिपेंडेंट वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन भी इमर्ज हुई थी जो मेनली आप देख सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 3 वुमेन इंडिपेंडेंट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का बर्थ हुआ था, which mainly I have written the name also. Women's Indian Association, WIA, National Council of Women in India, NCWI, and All Indian Women Conference, AIWC. ये मेनली फॉर्म हुआ था इनका ईयर 1917 1927 के बीच में, अराउंड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड, नॉट अराउंड, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड हुआ था. और ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पर मेनली नेशनलिज्म वॉज अ मेन प्रोमिनेंट वर्ड और प्रोमिनेंट थीम ऑफ अ लाइवलीहुड. ये ऐसा एक पॉइंट ऑफ व्यू था. यहाँ पर गांधी आए थे. यहाँ पर नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट भी किया गया था. ये वो टाइम पीरियड था जो हमारा सेकेंड फेज था. ड्यूरिंग द सेकेंड फेज मेनली महात्मा गांधी, उनके कॉन्फिडेंस और उनके अलग अलग व्यूज जो वुमेन्स के इश्यूज पे थे और अलग अलग इश्यूज दैट इज अबाउट lower caste or caste system, that these views on the his views on this issue mainly it type of a spark in a hay. वो उनके ये व्यूज ने इतना ज्यादा अटेंशन पाया उन वुमेन्स से, उन लोगों से कि ड्यूरिंग 1930s women other than Sarojini Naidu, Kamala Devi, Chattopadhyay, these are few prominent names, but इनके सिवाय भी thousands women came on the road. Thousands women just came and participated in freedom for struggle. ये एक वो टाइम था जिस टाइम इस टाइम पीरियड में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, इट वाज first freedom struggle out of the 3 in which women participated, after which ended around independence. This phase, the second phase, mainly ended around independence. After this third phase शुरू होता है जिसमें primarily women को हमारे constitution में equals right मिल गए थे after independence. That is from article 15(3). वुमेन्स को एम्पावरमेंट का, वुमेन्स को कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इक्वल राइट्स मिल गए थे, बट प्रॉब्लम ये थी द कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स अस इक्वल राइट इज नॉट ऑलवेज समथिंग दैट इट्स नॉट ऑलवेज कि अब आपने उसने आपको इक्वल राइट्स तो दे दिए, लेकिन ये नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे वो था. उसको ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ी. फेमिनिस्ट और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी दे केम टुगेदर, they came together and mainly work in the workforce or right in political parties. Women's के लिए जो rights था political parties के लिए, this was the time India got first woman prime minister, Indira Gandhi. And around this in 1970s इंडियाज ने जो इंडिया के फेमिनिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करने में हेल्प किया गया. हमारे लिए अलग अलग लॉज बने और इन हर लॉज को
हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग बिल्स आए, अमेंडमेंट्स हुई वुमेन्स के लिए, बट इट इज स्टिल नाउ very hard for the development of the second sex, or what I would say, the female population. Here are a few references through which I just got all the thing which we have just gone through. And thank you. Thank you for your time and listening to this. Please like, share, and comment, and please subscribe the channel for us. Thank you so much.